किसी भी वर्ग को रिजर्वेशन देना है, उसका आधार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर संविधान के अंदर आरक्षण का कोई प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन इस बात का है सामाजिक पिछड़ापन। सामाजिक पिछड़ापन का कारण भारत की जाति व्यवस्था और समाज व्यवस्था है। तो भारत की समाज व्यवस्था, जाति व्यवस्था के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, और गरीबी रेखा में कौन जी रहे उसके लिए भी डाटा कलेक्ट किया जाना चाहिए। जात के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। भारत में कौन कौन सी जातियां हैं, चाहे वो सवर्ण है चाहे वो अवर्ण है, उन जातियों का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनका सोशल स्टेटस क्या है, उनका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, उनके पास रहन सहन कैसा है, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, ये सारा डाटा कलेक्ट किया जाना चाहिए। और डाटा के आधार पे जो लोग हैं उनके लिए प्रोविजन किया जाना चाहिए, उनको रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है। आज 26 जुलाई है। आज के दिन आरक्षण छत्रपति साहू महाराज जी के द्वारा लागू किया था, और इस विषय पर देश भर में चर्चाएं होती रहती हैं आरक्षण के ऊपर कि आरक्षण का मकसद क्या था। और भारत के संविधान में भी आरक्षण के ऊपर चर्चा होती रहती हैं। सभी लोग वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार भी बहुत सारे लोग इस बात को उठाते हैं कि आरक्षण की वर्तमान में क्या ज़रूरत है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, और अन्य मुद्दे आरक्षण से लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी देश भर के अंदर हैं कि आरक्षण क्या मामला है और आरक्षण की ज़रूरत और आवश्यकता क्यों है। इन सारे विषयों पर जो विषय आज हैं, इन सारे विषयों पर आज हमारे बीच में इंडियन मेडिकल प्रोफेशन एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेश जी, वो हमारे बीच में हैं। तो आइए आप सर, आज 26 जुलाई है और आरक्षण लागू किया भारत में, तो इस पर आपकी क्या राय है? नमस्कार साथियों, आज 26 जुलाई 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज ने बैकवर्ड क्लासेस के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए 50% आरक्षण इसकी घोषणा किया था। और ये घोषणा उनके गजेटियर करवीर में छपी थी, और ये लंदन में जाके उन्होंने घोषणा किया था जाके। तो रिजर्वेशन को घोषित करने के पीछे का जो कारण था, उस समय 1901 में जाति आधारित जनगणना साहू जी महाराज ने अपने रियासत में करवाई थी। पूरे देश भर में जनगणना हुई थी। उन्होंने अपने रियासत में, जो कोल्हापुरी रियासत थी, वहाँ पर देखा कि ज़्यादातर जो वंचित समाज है, शूद्र की जातियाँ है, ये प्रशासन में नहीं के बराबर है। उसमें से खास तौर से जो अनटचेबल जातियाँ हैं, उसके आधार पर उन्होंने 4 जातियों को छोड़कर बाकी सभी को आरक्षण के लिए शामिल किया था और 50% आरक्षण की घोषणा किया था। इस तरह से ये जो आरक्षण है, ये वास्तव में वंचित समाज को एक सेफगार्ड के रूप में उन्होंने दिया था। आरक्षण लागू करने के बाद में बड़े पैमाने पर शूद्र और अतिशूद्र ये प्रशासन में दिखाई दिए, और उनका मान सम्मान भी बहुत सारा बढ़ा। सर, कुछ लोग आज भी इस बात को कहते हैं कि आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए भारतीय संविधान में था, तो ये भ्रांति है या वास्तविकता है? इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आरक्षण 10 साल के लिए था। ये जो संवैधानिक लेवल पे जो बात हो रही है, 2 अलग अलग मुद्दे हैं। एक तो 26 जुलाई 1902 का जो रिजर्वेशन के संदर्भ में जो महत्व है, और भारत के संविधान में जो आरक्षण दिया उसका महत्व है। इन 2 लेवल पे समझने की ज़रूरत है। तीसरी बात ये है कि रिजर्वेशन जो है वो अलग अलग तरीके का है। एक नौकरियों का आरक्षण है, एक एजुकेशन का आरक्षण है, और एक राजनीतिक आरक्षण है। ये 3 तरीके का खास आरक्षण है। और चौथा आरक्षण है आपका वो प्रमोशन में रिजर्वेशन, यानी जो पोस्ट डायरेक्ट नहीं भरी जाती है, जो प्रमोट होके जाती है, वो चौथे तरीके का आरक्षण है। ये 4 तरीके का आरक्षण है।
इसमें से जिसे 10 साल का आरक्षण कहा जा रहा है, ये 10 साल का आरक्षण जो है ये राजनीतिक आरक्षण है। ये संविधान में जो अनुच्छेद 334 है, संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत राजनीतिक आरक्षण दिया गया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को, और संविधान के तहत दिया गया। इसका मतलब निकलता है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस संविधान को लागू होने के बाद में ये राजनीतिक आरक्षण लागू हुआ। इसका अर्थ निकलता है 1960 में ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है ये समाप्त हो जाना चाहिए था, या इसको बढ़ाया जाना अगर है तो इसके ऊपर संसद में चर्चा और डिबेट होना चाहिए। चर्चा और डिबेट के बाद में इस रिजर्वेशन को आगे 10 साल के लिए बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए ये निर्धारित होना चाहिए। लेकिन 1960 में जो रिव्यू होना चाहिए था उससे पहले 1959 में ही इस आरक्षण को अगले 10 साल के लिए बढ़ाया गया, जो 26 जनवरी 1960 से लागू हुआ। यानी 26 जनवरी 1950 से 25 जनवरी 1960 तक ये 10 साल पूरे हो रहे थे। इस 10 साल के बाद में रिजर्वेशन आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, ये पार्लियामेंट में चर्चा और डिबेट के बाद में बढ़ना चाहिए था। परंतु ये हर साल संविधान में संशोधन भी किया जा रहा है, बगैर चर्चा के ही इसको 10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। अभी ये 26 जनवरी 1920 में ये लागू हुआ है। इसके ऊपर चर्चा और डिबेट होना चाहिए था। चर्चा डिबेट के बजाय 25 जनवरी 2019 को ही इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास कर दिया गया, और ये अभी 26 जुलाई 2020 को लागू किया गया, जो 25 जुलाई 2020 तक 10 साल तक लागू किया रहेगा। इस राजनीतिक आरक्षण के ऊपर किसी भी अनुसूचित जाति के सांसद ने, विधायक ने या किसी भी प्रशासनिक व्यक्ति ने या किसी सामान्य व्यक्ति ने कोई भी बहस नहीं किया है, कोई भी चर्चा नहीं किया है, कोई भी मांग नहीं किया है। बगैर मांग के ही इसको बढ़ाया गया, जो अभी 25 जनवरी 2030 तक लागू रहेगा। लेकिन जो शैक्षणिक आरक्षण है, जो आपका नौकरियों का आरक्षण है, जो आपका प्रमोशन में आरक्षण है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है और इसको लागू नहीं किया जा रहा प्रभावकारी ढंग से। बावजूद इसके बदनाम करते हुए कहा जाता है कि 10 साल के लिए आरक्षण था। वास्तव में 10 साल के लिए जो आरक्षण था वो राजनीतिक आरक्षण था, और ये जो आरक्षण जो 3 दूसरे है, ये आरक्षण जो है अनुच्छेद 341, 342 और 340 के अंतर्गत है, और आर्टिकल 16(4), 16(4)A, 16(4)B, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 इसके अंतर्गत दिया गया हुआ है। कुछ लोग आज भी पूरे देश भर में इस बात को चर्चा का विषय बनाते हैं कि आरक्षण केवल पेट भरने का साधन है। क्या ये राय, और क्या कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि आरक्षण प्रतिनिधित्व है? क्या इस पर आपकी क्या राय है? आरक्षण पेट भरने का साधन जो लोग कहते हैं, वास्तव में वो 2 तरीके के लोग हो सकते हैं। एक तो वो लोग हो सकते हैं जो इग्नोरेंस में बात कह रहे हैं, क्योंकि इग्नोरेंस में कोई बात कहता है इसका मतलब उनके पास सही जानकारी नहीं है, इसलिए वो ये बात कह रहे हैं। दूसरे वो लोग हो सकते हैं जो लोग जानबूझकर इसलिए कह रहे हैं ताकि ये जो वंचित समाज है ये उनके बराबरी के लेवल पर नहीं आ सके। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया, ये आरक्षण 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते ही लागू हो गया। तो परंतु ओबीसी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है अनुच्छेद 340 के अंतर्गत, उसको 16 नवंबर 1992 तक इंतजार करना पड़ा। इस आरक्षण के ऊपर ओबीसी के लिए जो लागू किया जाना चाहिए था संविधान लागू होने के बाद में, वो नहीं हुआ। इसका मतलब निकलता है कि आरक्षण पेट भरने का अगर मामला होता केवल, तो राजनीतिक आरक्षण को बगैर चर्चा के ही उसको बढ़ाया जा रहा है।
एजुकेशन और नौकरी के आरक्षण को, इसके ऊपर ज़्यादा बहस किया जाता है, इसको रोकने का काम किया जा रहा है जी। इसके बारे में सही से लोगों को जानकारी नहीं है। ये राजनीतिक आरक्षण, सामाजिक आरक्षण और जो शिक्षा का आरक्षण और नौकरियों का आरक्षण है, इसके बारे में ठीक तरीके से समझने की ज़रूरत है। सर कुछ लोग ये बात को रखते हैं कि ओबीसी के जो रिजर्वेशन है, ओबीसी की जो आबादी है वो इस देश में 50% से ऊपर बताई जाती है, किंतु उनको आरक्षण के तौर पर 27% इस देश में भागीदारी है, किंतु वो भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व के तौर पर आज भी नहीं है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखो, सिंपल सी बात है, संविधान में जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए लोग थे, उनके लिए अनुच्छेद 340, 341, 342 लिखा गया हुआ है। और इन तीनों अनुच्छेदों में एक कॉमन बात है, सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन। सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन कॉमन है, लेकिन अनुसूचित जातियों में एक गुण अलग है, वो है अनटचेबिलिटी का, यानी उनके साथ छुआछूत का भेदभाव होता है। ये अलग तरीके का एक उनके साथ व्यवहार हो रहा है जो अन्य पिछड़े वर्ग के साथ नहीं होता है। तीसरे लोग वो है जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जिनके लिए 342 लिखा गया है। उसमें भी एक अलग कैरेक्टर है, वो है ट्राइबल ट्रेड्स, कबीलाई गुण। उन्होंने जो इंडिजिनस कस्टम्स उनके थे उनको रिटेन करके रखा, उनको बचा के रखा हुआ है। इस आधार पे हम देखते हैं एससी और एसटी को 26 जनवरी 1950 को रिजर्वेशन दिया गया ताकि उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जा सके। रिजर्वेशन सेफगार्ड के रूप में है। इसी तरीके से जो सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जातियाँ थी, शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई जातियाँ थी, जिनमें अनटचेबिलिटी का व्यवहार नहीं हो रहा था, जिनके साथ और जिनमें कबीलाई गुण नहीं थे, उनको ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास कहा गया है। ऐसी जातियों की संख्या 1931 सेंसस के अनुसार ये 52% है। 1931 में जो कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ उसके आधार पर उनकी संख्या 52% है। लेकिन आज की डेट में अगर ये जनगणना कराया जाए तो ये लगभग 60% से ज़्यादा ये आसपास निकलेंगे। अभी आज़ाद भारत में कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ ही नहीं, यानी ये जो वास्तविक कास्ट बेस्ड सेंसस है वो 1931 के डाटा है। 41 में वर्ल्ड वार चल रहा था, इसलिए वो डाटा वैलिड नहीं माने जा रहे। और 1951 में जो सेंसस होना चाहिए था, उस सेंसस को कास्ट बेस्ड सेंसस करने के बजाय सामान्य सेंसस के रूप में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कराया। इसलिए जो डाटा अवेलेबल है उसमें अदर बैकवर्ड क्लास का 1931 के आधार पर जो जातियाँ ओबीसी में है वो 52% है। ये कालेलकर कमीशन ने भी ये रिपोर्ट बनाई थी और मंडल कमीशन ने भी ये रिपोर्ट बनाई थी। लेकिन रिपोर्ट के आधार पर 52% लोगों को रिजर्वेशन देने के बजाय 27% को लोगों को दिया गया। कुछ जातियों को उसमें माना नहीं गया और उसमें क्रीमी लेयर भी लगा दिया गया। तो इस तरीके से जो जितनी भी 3,734 जातियाँ थी ओबीसी की, उन सभी को ओबीसी माना ही नहीं। इसकी वजह से समस्या है। ओबीसी को डिसाइड करने के लिए अभी वर्तमान में कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, तो ये आंकड़ा सही से हमारे सामने आएगा कितनी जातियाँ, कितने % जातियाँ ओबीसी में हैं। रिजर्वेशन का बेसिस जो है वो गरीबी उन्मूलन का ये प्याज या पेट भरने का मामला नहीं है, ये संख्यानुपात में प्रोपोर्शनिएट रिप्रेजेंटेशन का मामला है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मामला है। क्योंकि जो वंचित समाज है, उस वंचित समाज को जो शासक वर्ग जातियाँ हैं वो लोग वंचित कर सकती हैं प्रशासन में और शासन में, इसलिए उनको सेफगार्ड के रूप में रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया। ये परमानेंट नहीं है, जैसे ही सामाजिक पिछड़ापन खत्म होगा वैसे ही मामला खत्म हो जाएगा। वास्तव में भारत में जाति के आधार पर नस्लीय भेदभाव होता है, जातीय भेदभाव होता है, और उसके आधार के जो डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे जो जातियां हैं जिनको आगे बढ़ना चाहिए, उनका मान सम्मान होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। आज अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग किसी भी पोस्ट पर पहुंच जाएं, परंतु उनके जाति के आधार पर ही व्यवहार होता है।
इसलिए रिजर्वेशन गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये एकदम से क्लियर कट है। दूसरा, रिजर्वेशन 10 साल के लिए नहीं है, ये अनुच्छेद 334 के अंतर्गत है, जो 10 साल के बाद में रिव्यू होकर हटाया या बढ़ाया जाना चाहिए, जो ऐसा होता नहीं है। तीसरा, जो नौकरियों और एजुकेशन का रिजर्वेशन है और प्रमोशन में रिजर्वेशन है, ये तब तक लागू रहेगा जब तक सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन नहीं खत्म होता है, जब तक अनटचेबिलिटी खत्म नहीं होती है, तब तक इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। और एक साथ और इसमें आपको जोड़ देता हूं, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जो उठाया जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी तब तक लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि बहुत सारी जो भेदभाव हो रहे और शेड्यूल ट्राइब्स के जो कस्टमरी लॉ है और अलग अलग क्षेत्र के कुछ अपने क्षेत्रीय कानून नियम कानून हैं, उनको एकदम से नल एंड वाइड नहीं किया जा सकता है। उनको ख़त्म करने के लिए लोगों के साथ बातचीत होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। चर्चा और बातचीत करने के बाद में तब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए। ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड लगभग आईपीसी सभी के लिए बराबर, सभी जगह सभी के लिए लागू है, बाकी सारे कानून सभी जगह लागू हैं। केवल मैरिज एक्ट के लेवल पर अब कुछ कस्टमरी लॉ के लेवल मामला है ना, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर लागू करना भी है तो मेरा ऐसा मानना है सबसे पहले सभी जाति समुदायों के प्रतिनिधियों से और बड़े संगठनों से बातचीत करना चाहिए। दूसरा, रिजर्वेशन के संदर्भ में उनका रिप्रेजेंटेशन पूरा करने के लिए कास्ट के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर स्पेशल डिबेट होना चाहिए। इस बात को स्वीकार करना होगा, भारत में जातियाँ है, जातियों को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो जातियों का जो बाई प्रोडक्ट है, जातियों की वजह से जो गलत चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो अवधारणाएं बनी हुई हैं किसी दूसरे को नीचा दिखाने की, वो ख़त्म होने वाली नहीं है। इसलिए जातीय भेदभाव को ख़त्म करना है, नस्लीय भेदभाव को ख़त्म करना है, देश को अगर विकसित राष्ट्र में कन्वर्ट करना है तो ये आरक्षण ही एक ऐसा हथियार है, आरक्षण ही एक ऐसा तरीका है, एक सिद्धांत है जिसके माध्यम से वंचित समाज को, जो सामान्य वर्ग है, उसके बराबर में लाकर भारत को एक राष्ट्र और एक देश बनाया जा सकता है। अभी सर बीच में एक आरक्षण के तौर पर जो सामान्य कैटेगरी है उसमें 10% आरक्षण जो आर्थिक आधार पर लागू हुआ था, जबकि कुछ लोग बताते हैं कि गैर संवैधानिक तरीके से लागू हुआ था। क्या जिन लोगों को ऑलरेडी 50% से ऊपर ज़्यादा शासन प्रशासन में उनका कब्जा है, उनको अलग से 10% आरक्षण, वो भी आर्थिक आधार पर गैर संवैधानिक तरीके से लागू हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पे रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी एक कानून के रूप में लागू करा दिया। आमतौर पे कानून बनाने का काम जो है वो पार्लियामेंट को करना होता है। पार्लियामेंट जो है चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों को भारत की जनता, भारत में रहने वाले लोगों के लिए कानून बनाना होता है। लेकिन मंडल कमीशन के बाद में, पोस्ट मंडल एरा में, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई जिसमें कानून पार्लियामेंट में कम, सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा बन रहे हैं, या पार्लियामेंट एक ऐसा कानून बनाती है, विवाद पैदा करती है, बाद में सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर उसको मुहर लगा दिया जाता है कि अभी यही कानून है। रिजर्वेशन का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो सेफ गार्ड के रूप में है। अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं या गरीब लोग हैं, तो गरीब केवल सवर्ण नहीं है, गरीब वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो भी दूसरे वर्ण हैं, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, या शूद्र है, या अनटचेबल्ड है, वो सभी जातियों में गरीब पाए जाते हैं। लेकिन जब भारत में संविधान लागू है और संविधान के तहत पहले के नियम कानून रूढ़ परंपरा सारे अनुच्छेद 13 के माध्यम से नल एंड वाइड घोषित किया गया है, तो इसके तहत भारत में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था संवैधानिक रूप से समाप्त है, लेकिन व्यवहार में लागू है। इसका मतलब निकलता है जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मामला है, वो अगर आरक्षण पहली बात तो लागू करने के बजाय उसके लिए अलग से एक प्रोविज़न किया जाना चाहिए था। भारत में जो लोग गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों को भी शासन प्रशासन में कोई वंचित ना करे, वो वंचित ना रह जाएं, उनके लिए अलग से एक कमीशन बना के डाटा इकट्ठा करके उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पे जो रिजर्वेशन दिया गया, इसमें केवल जो सवर्ण हैं
वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, यानी जो ब्राह्मण जातियाँ है, जो वैश्य जातियाँ है, जो राजपूत जातियाँ हैं, इन जातियों को ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के माध्यम से रिजर्वेशन दिया गया है। शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लोग, अदर बैकवर्ड के लोग अगर गरीब हैं फिर भी वो अदर बैकवर्ड के अंतर्गत ही आएंगे। इसका मतलब निकलता है 49.5% रिजर्वेशन ओबीसी एससी एसटी को दिया गया है। 55.5% रिजर्वेशन जो था ये ओपन कैटेगरी का था, जिसमें ओबीसी एससी एसटी के लोग भी जा सकते थे। परंतु 1990 के बाद में पोस्ट मंडल एरा में धीरे धीरे करके एससी एसटी ओबीसी को केवल 49.5% में सीमित किया गया और बाकी का जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो जातियाँ कही जाती हैं उनके पास ही लागू रखा गया। अब उसमें से भी 10% जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पे दिया गया है, इसका मतलब निकलता है जो पहले से 55.5% रिजर्वेशन को मिल रहा है उन लोगों को 10% और दे दिया गया। इसका मतलब ये 60.5% हो गया। ये ओवर रिप्रेजेंटेशन का मामला हो गया। वास्तव में ये गरीबी में रह रहे लोगों के लिए रिजर्वेशन देने का मामला नहीं है, एक तरीके से नस्लीय भेद है, ये जातीय भेदभाव है। किसी भी वर्ग को रिजर्वेशन देना है उसका आधार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर संविधान के अंदर आरक्षण का कोई प्रोविज़न नहीं है। प्रोविज़न इस बात का है सामाजिक पिछड़ापन। सामाजिक पिछड़ापन का कारण भारत की जाति व्यवस्था और समाज व्यवस्था है। तो भारत की समाज व्यवस्था जाति व्यवस्था के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और गरीबी रेखा में कौन जी रहे उसके लिए भी डाटा कलेक्ट किया जाना चाहिए। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये था जो 2021 में होना चाहिए था, कोविड की वजह से नहीं हो पाया, अभी भी होना चाहिए। जात के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। भारत में कौन कौन सी जातियाँ हैं, चाहे वो सवर्ण हैं चाहे वो अवर्ण हैं, उन जातियों का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनका सोशल स्टेटस क्या है, उनका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, उनके पास रहन सहन कैसा है, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, ये सारा डाटा कलेक्ट किया जाना चाहिए और डाटा के आधार पे जो लोग हैं उनके लिए प्रोविज़न किया जाना चाहिए। उनको रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है, कितना देना है। लेकिन इस बात को तो मानना पड़ेगा भारत में सामाजिक पिछड़ापन है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और चूँकि आज हम लोग ये देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर देश भर में अलग अलग वर्गों के साथ में नस्लीय भेदभाव जातीय भेदभाव हो रहा है, तो एक आरक्षण एक तरीका था जिसके माध्यम से इस चीज़ को समाप्त किया जा सकता था। परंतु भारत में जो शासक वर्ग है, भारत में जो शासन करने वाले लोग हैं, शासक लोग हैं, उन लोगों ने आज तक प्रभावकारी अमल नहीं किया हुआ, इसीलिए हम लोग पिछड़ते चले जा रहे हैं। तो क्या ये जो आरक्षण जिन लोगों की जो सामाजिक हिस्सा है, जिन लोगों के लिए भारत में आरक्षण लागू किया, वो लोग अक्सर ऐसा देखने में आया कि बहुत कम लोग इस बात को एहसास कर पाते हैं कि हमारे लिए आरक्षण की जो भूमिका है इसके पीछे काफ़ी लंबा संघर्ष रहा। तो इस पर अपने जो दर्शक हैं उन पर, उनके लिए आपकी क्या राय है? देखिए, आरक्षण के बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं है। आधुनिक भारत में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने भारत में जो अपना आंदोलन और मूवमेंट शुरू किया है 1848 में, वो आंदोलन शुरू करने के पीछे का कारण ये था, ज्योतिराव फुले संपन्न घर से थे, वो कोई उनके पास ऐसा नहीं था वो गरीब थे, लेकिन उनके एक क्लासमेट के शादी में ही उनके साथ अपमान किया गया। जो क्लासमेट परांजपे नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने निमंत्रण दिया हुआ था, वहाँ पर उनका अपमान किया गया। अपमान होने की वजह जानने की जब कोशिश किया तब उनको समझ में आया कि भारत की जो समाज व्यवस्था इस तरीके की बनाई गई है जो जाति के आधार पर लोगों का मान सम्मान अपमान करती है। जातीय भेदभाव भारत में है, उसका कारण जब ढूंढने की कोशिश किया तो समझ में आया कि जातीय भेदभाव का कारण जो है, ये जो अछूत लोग हैं, ये जो लोग शूद्र लोग हैं, इन लोगों के पास शिक्षा का अभाव है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने लोगों को शिक्षित किया, उसके लिए स्कूल खोला। और जब लोग शिक्षित होना शुरू हो गए और उनके विचारों को समझने लगे, तब उन्होंने भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, पहली बार 1869 में प्रशासन में शूद्र और अतिशूद्रों के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया
कि जो शूद्र और शूद्र हैं इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि ये वंचित लोग हैं, ये प्रशासन में नहीं है, इसलिए इनको लगातार इनके साथ भेदभाव होता है। 1869 के बाद में 1873 में उन्होंने इसके लिए भी संगठन बनाया, सत्यशोधक। सत्यशोधक संगठन के माध्यम से भी अंग्रेजों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिख के दिया कि शूद्र अतिशूद्रों का प्रशासन में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके दबाव में ही अंग्रेजों ने 1881 में पहली बार भारत में कास्ट बेस्ड सेंसस, जाति आधारित जनगणना करवाया। और वो जो आंकड़े इकट्ठा हुए, उन आंकड़ों के आधार पर हंटर कमीशन को भेजा 1882 में कि उनका स्टडी करके भारत के लोगों को कितना प्रतिनिधित्व देना चाहिए, शासन प्रशासन में क्या उनकी भागीदारी होनी चाहिए, ये आप देखो। हंटर कमीशन के सामने भी ज्योतिराव फुले ने उस समय लिखित में मेमोरेंडम सत्यशोधक समाज के माध्यम से दिया। ये जो सारी घटनाएं हैं, ये हमको समझना चाहिए। ज्योतिराव फुले आरक्षण के पीछे जो मकसद है वो रिप्रेजेंटेशन है, ताकि शासन प्रशासन में वंचित समाज जाएगा तो अपनी समस्याओं का समाधान करेगा। जो लोग वंचित करते हैं वो लोग उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, वंचित लोग अपनी समस्याओं का समाधान करने के लायक खुद बन जाएंगे। परंतु इसके विरोध में जब ज्योतिराव फुले मूवमेंट चला रहे थे, उस मूवमेंट के विरोध में लगातार प्रयास किए गए। यहां तक 1885 में जो कांग्रेस का गठन हुआ, 1875 में जो आर्य समाज का गठन हुआ, ये ज्योतिराव फुले के मूवमेंट को काउंटर करने का मामला था। दयानंद सरस्वती वो व्यक्ति है जिन्होंने कांग्रेस के लिए और आरएसएस बनने के लिए बैकग्राउंड तैयार किया। ये लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसके पीछे अगर दयानंद सरस्वती जो को स्टडी करेंगे तो ज्योतिराव फुले के समकालीन उस समय जो उनकी गतिविधियां थीं वो आपको समझना होगा। 1873 में ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज बनाते हैं। 1875 में महाराष्ट्र में जाके दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज की स्थापना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण समाज की स्थापना करते, इसलिए ब्राह्मण लोग एक्सपोज हो सकते थे। और 1857 में जो गदर हुआ था उसका भय भी था ब्रिटिश गवर्नमेंट या होने की वजह से। ब्रिटिश इंडिया जो है वो भारत में जो सरकार थी वो ब्रिटिशर्स की थी, तो इसकी वजह से 1857 में जो समस्या खड़ी हुई थी, ब्राह्मण के नाम पे उनके सामने समस्या खड़ी हो सकती थी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर आर्य समाज के नाम पे संगठन बनाया। इसका मतलब निकलता है जिन लोगों को आरक्षण के बारे में समझ में आना चाहिए उसकी बात उन लोगों को तो समझ में नहीं आई, लेकिन जो लोग काउंटर करना चाहते उन लोगों को ये बात लगातार समझ में आती रही। लेकिन जब राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज को उस समय अवसर मिला, उनको समझ में आया, उन्होंने आरक्षण का प्रोविज़न किया और कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविज़न किया बाकायदा गजट लगाकर, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवाया। इम्प्लीमेंट करने के लिए पहल करके इम्प्लीमेंट कराया। इसमें से एक कामले नाम के व्यक्ति को उन्होंने दुकान खुलवाया था, इम्प्लीमेंट कराने का मामला था। दूसरा घोड़े का एक एग्जाम्पल दिया जाता है, आप लोगों की जानकारी में होगा। यानी व्यवहारिक लेवल पर जिस कानून को साहू जी महाराज ने बनाया उसको अमल में भी लाया। ये सारी की सारी प्रेरणा ज्योतिराव फुले और छत्रपति साहू जी महाराज से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मिली। यही कारण था उन्होंने जब अवसर मिला 1942 में जब वो लेबर मिनिस्टर बने, उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए 42 में उस समय उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए उसमें 8.2% रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया। और जब संविधान लिखा तो SC ST को मिला के पहले 21% था, अभी ये 22% हो गया। यानी संविधान में जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर, एक तो राजनीतिक आरक्षण है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हो रहा है। दूसरा जो बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा में और प्रशासन के लिए लागू कर रहे हैं वो आपका आरक्षण 42 में ही लागू कर दे रहे हैं। इस डिफरेंस को समझना चाहिए। आरक्षण 4 तरीके का है, राजनीतिक, शैक्षणिक और नौकरियों का और प्रमोशन का। तो लोगों के अंदर भ्रम है कि रिजर्वेशन 10 साल के लिए था, ये गलत धारणा है, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। और जाति आधारित जनगणना करा के भारत में जितनी भी जातियाँ हैं उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये थे
आज इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेश जी, इन्होंने विस्तार से आज आरक्षण के बारे में बताया और इसी सिलसिले में हम आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।